हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज़ में आज दिसंबर 2011 का क्वेश्चन लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 1 का है, UGC नेट पेपर 1। पहला क्वेश्चन है, फ़ोटो ब्लीडिंग मीन्स फ़ोटो क्रॉपिंग, फ़ोटो प्लेसमेंट, फ़ोटो कटिंग या फ़ोटो कलर एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर होगा फ़ोटो कलर एडजस्टमेंट। While designing communication strategy, feed-forward studies are conducted by. While designing communication strategy, feed-forward studies are conducted by. किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन करता है वो कम्युनिकेटर होता है, उसी के द्वारा किया जाता है। मीडिया और सैटेलाइट या ऑडियंस के द्वारा नहीं, बल्कि जो डिज़ाइन करता है, जो कम्युनिकेटर होता है, उसी के द्वारा किया जाता है। तीसरा, इन विच लैंग्वेज द न्यूज़पेपर हैव द हाईएस्ट सर्कुलेशन। किस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा बिक्री होता है? तो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल। इसमें आंसर है हिंदी। आस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन इज़ 4:3, 3:4, 2:3 एंड 2:4। सो इसका आंसर एस्पेक्ट रेशियो टीवी का हमेशा होता है 4:3। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। वन सेल्फ के साथ तो नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशनल, ये तो किसी संगठन का जो कम्युनिकेशन होता है वो है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन तो गॉसिप होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक दूसरे से जो बातचीत होती है, और है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम खुद से बात करते हैं तो उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, द टर्म साइट स्टैंड्स फॉर। साइट शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? द टर्म साइट स्टैंड्स फॉर, इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है सैटेलाइट इंडियन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, दूसरा है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, तीसरा है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, और चौथा है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर्स एजुकेशन। तो इसका आंसर है सी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। HTML used to create मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब पेज और वेब सर्वर। तो ये जो है ये हाइपरटेक्स्ट डोमेन होता है HTML, जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए होता है, जैसे कि ओपेरा, गूगल क्रोम, ये सारी चीज़ें जब क्रिएट होती हैं वो ये HTML से होती हैं। इसलिए HTML का यूज़ www डॉट करके इसका क्रिएशन होता है, तो ये क्रिएट करता है HTML। अगला क्वेश्चन है, द टर्म DNS स्टैंड्स फॉर। ये पहले भी आ चुका है, शायद जून में भी आया था, जून 2011 में भी। इम्पॉर्टेंट है। डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर, डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो ये क्या है? DNS हमेशा डोमेन का नाम होता है। जो भी आप खरीदते हैं, जो भी इंटरनेट पे कोई डोमेन खरीदते हैं, जो www किसी भी नाम से आपका हो सकता है, तो उसे हम DNS कहते हैं। तो ये होगा डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी, सांस लेने वाले ट्रैक्ट में कौन सा पॉल्यूटेंट अफेक्ट करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या होता है, वो कोयला जलता है जब, तो उससे क्रिएट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होता है? फॉग, डस्ट, जिसमें कंसनट्रेटेड होता है उसमें गैस। तो ये इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। ये मनुष्य के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को
अफेक्ट करता है, इसे SO2 भी कहा जाता है। द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। तो वैल्यू एजुकेशन का एम क्या है? क्या मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करना, सोशल वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़। तो वैल्यू एजुकेशन मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करता है छात्रों में। अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? इसका आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है, 1 rupee करेंसी नोट इन इंडिया बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपया करेंसी नोट में किसका सिग्नेचर होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर RBI या फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा D। 1 रुपया का ही नोट केवल ऐसा है जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइन होता है। बाकी सब रुपया पर किसका साइन होता है? गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन होता है। अगला क्वेश्चन है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। किस मेथड से स्टूडेंट का सही मूल्यांकन हो सकता है? तो कोर्स के एंड में जो मूल्यांकन होता है उससे, इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ कोर्स उससे, या इवैल्यूएशन ट्वाइस इन ए ईयर, 2 बार साल में इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जाए तब, या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं हम संरचनात्मक मूल्यांकन। तो ये चारों में से सबसे ट्रू इवैल्यूएशन किसके द्वारा हो सकता है? तो कंटिन्यूअस, जो चलता रहता है हमेशा इवैल्यूएशन करने से। अगला क्वेश्चन है, सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विथ हिज टीचर एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस द टीचर शुड। किसी छात्र को अगर कोई समस्या है और वो अपनी समस्या को टीचर के साथ शेयर करना चाहता है और इसके लिए वो टीचर के घर चला जाता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं। कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टूडेंट के माता पिता से संपर्क करके समस्या का समाधान करे टीचर, या सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, या उसको सलाह दे कि उसके घर वो कभी ना आए, टीचर के घर छात्र कभी ना आए। या तीसरा है, सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, या उसको सलाह दे कि तुम प्रिंसिपल से मिलो और अपने समस्या का समाधान करो। या चौथा, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। इस चारों ऑप्शन में क्या होगा? ये सारा चीज़ आपका एटीट्यूड को और एप्टीट्यूड को जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सम स्टूडेंट आर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिसचीफ, व्हाट विल बी योर रोल एज ए टीचर। जब कुछ स्टूडेंट आपकी क्लास को लगातार जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने गलत हरकतों से, तो आपका क्या रोल होगा एक टीचर के रूप में? एक्सपेलिंग दोज स्टूडेंट्स, आइसोलेट दोज स्टूडेंट्स, रिफॉर्म द ग्रुप विथ योर अथॉरिटी। पहला तो है कि स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दीजिए, फिर या उस स्टूडेंट को अलग थलग कर दीजिए, या फिर ग्रुप जो है उसको अपने अथॉरिटी से डरा के रिफॉर्म करें, या गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर, या उनको आत्मनिरीक्षण का एक मौका देकर उनके अपने व्यवहार को सुधारने का मौका देना चाहिए। तो इस तरह एज ए टीचर आपको हमेशा पॉजिटिव साइड को ही देखना है, इसलिए इसका आंसर होगा D। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड के रूप में कौन सा ये टीचिंग एड है? ब्लैक बोर्ड, डायोरामा, एपीडियास्कोप एंड ग्लोब। डायोरामा क्या होता है? वो मैग्नीफाइड 3D इफेक्ट देता है। ब्लैक बोर्ड तो सबको पता है, वो 3D इफेक्ट देता है। डायोरामा प्रोजेक्ट करता है मैग्नीफाइड। और
ये एपिडायस्कोप को जादू का लालटेन भी कहते हैं। ये ऑप्टिकल प्रोजेक्टर है और जो कि मैग्नीफाई करके चित्र को दिखाता है। और चौथा है ग्लोब। तो प्रोजेक्टेड एड ये है, डायोरामा नहीं है। ये इस प्रोजेक्टर इसमें यूज होता है। ये 3D मॉडल को दिखाता है, ये प्रोजेक्टर के जरिए दिखाता है मैग्नीफाइड। नंबर्स अगला क्वेश्चन है अ टीचर is said to be fluent in asking questions if he can ask। टीचर को फ्लुएंट होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर वो पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है वो? मीनिंगफुल क्वेश्चंस, सार्थक प्रश्न, या एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जितना क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकता है जितना संभव है। तीसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए फिक्स टाइम, एक फिक्स नियत समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके वो पूछे। या मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन ए फिक्स टाइम, और एक फिक्स टाइम में बहुत सारे मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे। तो मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चन एक फिक्स टाइम में नहीं पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होता है मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे। अगर टीचर को पूछना है क्वेश्चन तो मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर। टीचर के लिए सबसे एसेंशियल क्वालिटी क्या है? एक बताना है। ही शुड बी ए लर्नेड पर्सन, ही शुड बी अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, ही शुड हैव पेशेंस, ही शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट। ये सारा चीज़ ठीक है, एक्सपर्ट होना चाहिए, लर्नेड होना चाहिए, लेकिन अगर उसके पास पेशेंस नहीं है तो वो मतलब टीचर के रूप में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ही मस्ट हैव या ही शुड हैव पेशेंस। अगला क्वेश्चन है ए हाइपोथेसिस इज, परिकल्पना क्या होती है? लॉ कानून होता है, कैनन सिद्धांत होता है, पोस्टुलेट होता है, क्लेम या एज्यूम द एग्जिस्टेंस, और सपोजिशन क्या है? अनुमान। तो इसका आंसर होगा डी, सपोजिशन। अगला क्वेश्चन है suppose you want to investigate the working efficiency of nationalized bank in India। आप नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्य क्षमता देखना है तो, या कार्यदक्षता देखना है तो कौन सा इसमें से आप फॉलो करेंगे? इन्वेस्टिगेट अगर करना है तो कौन सा सैम्पलिंग फॉलो करेंगे? तो पहला है एरिया सैम्पलिंग, दूसरा है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, तीसरा है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग और चौथा है कोटा सैम्पलिंग। तो एरिया सैम्पलिंग में क्या होता है कि एरिया को छोटा छोटा सब एरिया में डिवाइड करके हम सैम्पलिंग करते, उसमें से सैंपल लेते हैं। सैंपल लेना मतलब कि पूरे पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को लेना और इस तरह से लेना कि सबके चुने जाने का सब इक्वल चांस हो। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है कि इसमें पीपल को डिवाइड करके और स्मॉल से स्मॉल स्टेज में बांट के, स्मॉलर से स्मॉलर ग्रुप में बांट के तब उसमें से सैम्पलिंग करते हैं। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या है? सीक्वेंशियल सैम्पलिंग है नॉन रैंडम सैंपल, जिसमें से रिसर्चर के मन पर होता है कि वो एक ग्रुप को स्टडी करे। वो अपने मन से कोई ग्रुप को ले लिया, अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर दूसरे ग्रुप को लिया, मतलब ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। कोटा सैम्पलिंग क्या है कि ये कुछ ट्रेट के आधार पर कुछ लोगों को चुन लेता है कोटा फिक्स करके। तो ये दोनों नॉन रैंडम है, तो इसका आंसर होगा बी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन। कंट्रोल, जहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं ग्रुप को या वेरिएबल को, तो ये किस रिसर्च में होता है? तो एक्सपेरिमेंटल, ये सर्वे रिसर्च में नहीं होता है। हिस्टोरिकल में तो हम फैक्ट्स लेके आते, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। वर्कशॉप्स आर मेंट फॉर। वर्कशॉप किस चीज़ के लिए होता है? वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ कुछ बनाने के लिए, कुछ करने को मतलब कराया भी जाता है और सिखाया भी जाता है।
तो वर्कशॉप फॉर गिविंग लेक्चर्स नहीं होगा, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स भी नहीं होगा, शो केस न्यू थ्योरीज भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि बता के सिखाया जाता है, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। इसमें शो केस में क्या होता है, हम डिस्प्ले करते हैं, तो ये सारा चीज़ नहीं करके हैंड ऑन ट्रेनिंग बता के फिर बनवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसर्च टूल। इसमें से कौन सा रिसर्च टूल है? ग्राफ, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनायर एंड डायग्राम। तो रिसर्च में हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसर्च टूल, इसमें क्या है? ग्राफ, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनायर एंड डायग्राम। तो इसमें क्वेश्चनायर का प्रयोग होता है जब हम रिसर्च करने जाते हैं, तो हम लोगों के जिनका स्टडी करते हैं उनको हम क्वेश्चनायर भेजते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगते हैं, तो इसलिए रिसर्च टूल क्वेश्चनायर है। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च इज़ नॉट कंसीडर्ड एथिकल इफ़ इट, ये रिसर्च एथिकल नहीं होता है अगर ये ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, does not ensure privacy and anonymity of the respondent, does not investigate the data scientifically, is not of a very high standard। तो इसमें क्या है कि प्राइवेसी और एनोनिमिटी जो आपको जवाब दे रहा है रेस्पोंडेंट जो है, आप क्वेश्चनायर जिसको भेजते हैं उसका अगर आप प्राइवेसी और एनोनिमिटी को नहीं मेंटेन करते हैं तो रिसर्च एथिकल नहीं होता। क्योंकि हम जब क्वेश्चनायर भेजते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो उसको यही कहकर पूछते हैं कि ये आपका डेटा मेरे पास अच्छे से रहेगा, प्राइवेट रहेगा, ये पब्लिक नहीं होगा, आपका नाम पब्लिक नहीं होगा, मैं अपने स्टडी के लिए। तो इसका आंसर होगा ये, डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट। थैंक यू।